सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हरियाणा की जो कुछ मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी बीएड की रेगुलर क्लासेज चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा लर्निंग एंड टीचिंग। इस सब्जेक्ट की ये सेकंड क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा शिक्षण की अवस्थाएं, फेजेस ऑफ टीचिंग। अब टीचिंग की कौन कौन सी अवस्थाएं रहती हैं, तीनों अवस्थाओं की बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये आपके बीएड एग्जाम की बात करें तो लॉन्ग में ज़्यादा आता है, लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों में आता है। देखो तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, शिक्षण की अवस्थाएं क्या होते हैं उनका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए वगैरह। शॉर्ट में भी आ जाता है, किसी एक अवस्था के बारे में पूछ लेंगे। शिक्षण की टोटल 3 अवस्थाएं होती हैं। बाकी जो बच्चे नोट्स वगैरह की क्वेरी करना चाहते हैं, ये नंबर दिया हुआ है 9528219270। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसके लिए स्पेशल पेड नोट्स आपको मिल जाएंगे। वहाँ इस नंबर पर उन सब की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि शिक्षण की अवस्थाएं। स्टेजेस कह सकते हैं आप या फेजेस कह सकते हैं, फेजेस ऑफ टीचिंग। अब देखो टीचिंग क्या होता है। एक टीचर पहले प्लानिंग करता है, फिर बच्चों को पढ़ाता है, फिर बाद में बच्चों का टेस्ट वगैरह लेता है, वो ये जानने के लिए कि बच्चों ने कितना सीख लिया है जो मैंने पढ़ाया है। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है इसे हम शिक्षण बोलते हैं। शिक्षण में तैयारी भी आ जाती है, उसका पढ़ाना, क्लासरूम में जो पढ़ाएगा वो भी आ जाएगा, और पढ़ाने के बाद जो टेस्ट वेस्ट लेता है, बच्चों से क्वेश्चन आंसर करता है, ये जानने के लिए कि जो उसने पढ़ाया बच्चों ने सीख लिया या नहीं लिया है, ये सब उसका शिक्षण में आ जाता है। तो शिक्षण की अवस्थाएं किसे कहते हैं? एक टीचर को इस शिक्षण प्रक्रिया में जिन भी अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है उन्हें हम शिक्षण की अवस्थाएं कहते हैं। शिक्षण की जो अवस्थाएं हैं 3 भागों में उन्हें बांटा जाता है। शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था, अंत्य क्रिया अवस्था और उत्तर क्रिया अवस्था, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव। तो पूर्व क्रिया अवस्था में क्या होता है, एक टीचर क्लासरूम में आने से पहले जो भी प्लानिंग वगैरह करता है, क्लासरूम में आने से पहले जो भी काम करता है वो उसकी पूर्व क्रिया में आएंगे। अंत्य क्रिया में क्या होगा, एक टीचर क्लासरूम में आने के बाद जो भी काम करता है पढ़ाने के, ये सब अंत्य क्रिया में आएंगे। उत्तर क्रिया में क्या आएगा, पढ़ाने के बाद जो टीचर बच्चों का टेस्ट वगैरह लेता है, कुछ क्वेश्चन आंसर करता है, वो सब हमारा उत्तर क्रिया में आ जाएगा। यहाँ पर तो क्लासरूम में आने से पहले प्लानिंग आएगी, यहाँ पर क्लासरूम में आने के बाद जो टीचर पढ़ाता है वो आएगा, और तीसरी स्टेज में पढ़ाने के बाद की क्रियाएं आएंगी। समझ में आई बात? शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक टीचर को इन तीनों अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। अब इन देखो तीनों अवस्थाओं के बारे में, और उन अवस्थाओं में एक टीचर कौन कौन सी क्रियाएं करता है, मैंने यहाँ पर इस पेज में सारा लिख दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक जगह पर ही आपको सारा मिल जाएगा। शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था क्या होती है, एक टीचर क्लासरूम में पढ़ाने से पहले जो प्लानिंग करता है, क्या कैसे पढ़ाऊंगा, किसे पढ़ाऊंगा, कितनी देर के लिए पढ़ाऊंगा, किन किन विधियों का प्रयोग करके पढ़ाऊंगा, वो सब हमारा यहाँ पर आएगा पूर्व क्रिया अवस्था में। और पूर्व क्रिया अवस्था में एक टीचर को ये सब क्रियाएं करनी पड़ती हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। नेक्स्ट है अंत्य क्रिया अवस्था। अंत्य क्रिया अवस्था में क्या होता है, एक टीचर जो पढ़ाता है उस पढ़ाने को उसकी अंत्य क्रिया अवस्था बोलते हैं। अंत्य क्रिया अवस्था में एक टीचर ये सब क्रियाएं करता है। तीसरी होती है उत्तर क्रिया अवस्था। उत्तर क्रिया अवस्था में जो बच्चों का पढ़ाने के बाद वो टेस्ट वगैरह लेता है, वर्बली भी ले सकता है, कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, या इस तरह फिजिकल टेस्ट भी ले सकता है पढ़ाने के बाद, तो ये उसकी उत्तर क्रिया अवस्था होगी। उत्तर क्रिया अवस्था में एक टीचर ये सब कार्य करता है। तो आपको ये तीनों अवस्थाएं तो याद रखनी ही है पेपर में। इनके जो ये स्टेप्स मान लो इन्हें, या इनकी क्रियाएं मान लो, शिक्षण की अवस्थाओं में ये सब क्रियाएं एक टीचर को करनी पड़ती है। ये भी आपको पेपर में लिखना है, ध्यान से देना। लेकिन हाँ ये है कि इसमें थोड़ा अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो ये पहली तीनों तो आप लिख कर ही आ जाना, और ये जो बातें लिखी हुई है मैं सब इसमें ही लिख देना, तो भी आपका काम चल जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना और आपको पढ़ना है। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं हम, ये सब क्या है। शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था, देखो शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था में ये सब क्रियाएं आ जाती हैं जो एक टीचर क्लासरूम में जाने से पहले करता है। इसमें वो डिसीजन लेता है कि मैं क्या, किसे, कब पढ़ाऊंगा, क्यों पढ़ाऊंगा, क्या उद्देश्य रहेंगे मेरे, किन विधियों तकनीकों का प्रयोग करके पढ़ाऊंगा, सहायक सामग्री कौन सी रहेगी, किस टाइम पर क्या काम करूंगा पढ़ाते टाइम। तो वो जो सब कुछ करता है टीचर, उसे शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था कहते हैं। शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था को आप ये भी कह सकते हैं टीचर की लेसन प्लानिंग। जो टीचर लेसन प्लानिंग बनाता है वो पूर्व क्रिया अवस्था में ही बनाता है। तो यहाँ पर वही बात लिखी हुई है, इस अवस्था में शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षण की योजना बनाता है, पढ़ाने की तैयारी करता है। इसमें वे सभी क्रियाएं आती हैं जो एक शिक्षक क्लास में जाने से पहले करता है। इस अवस्था में टीचर ये सब क्रियाएं करता है। एक एक करके इन्हें बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण।
शिक्षक क्या करेगा, उद्देश्यों का निर्धारण करेगा कि मैं कल पढ़ाने वाला हूं तो क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे मेरे, क्या उद्देश्य हैं मेरे पढ़ाने के, शैक्षिक उद्देश्यों का चयन करेगा। उसके बाद पाठ्य वस्तु के संबंध में निर्णय लेगा कि किस टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद क्या करेगा, पाठ्य वस्तु के तत्वों की व्यवस्था करेगा कि जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, मान लेते हैं संज्ञा पढ़ाऊंगा मैं, तो पहले क्या पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्या सीक्वेंस में लगाऊंगा। संज्ञा क्या अर्थ, संज्ञा की सिंपल परिभाषा, संज्ञा की एक अच्छी परिभाषा, संज्ञा के उदाहरण, संज्ञा के प्रकार, इस तरह से सीक्वेंस में लगाता है टीचर यहाँ पर कि मैं जो चीज पढ़ाऊंगा वो किस सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट है शिक्षण युक्तियों का चुनाव। यहाँ पर वो डिसीजन लेता है, सहायक सामग्री, शिक्षण विधियां, प्रविधियां, तकनीकी युक्ति, शिक्षण सूत्र, ये सब होते हैं जो मैंने बोले हैं। शिक्षण विधि, प्रविधि, युक्ति, तकनीकें, शिक्षण सूत्र, सहायक सामग्री, इनके बारे में नेट पर चाहे आप सर्च कर सकते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं, टीचर इनके बारे में भी चयन करता है कि मैं कौन सी विधि, प्रविधि, युक्ति, शिक्षण सूत्र वगैरह वगैरह का यूज करके बच्चों को पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट वो क्या करता है, ये जो उसने चयन किया है ना शिक्षण युक्तियों का, कि शिक्षण विधि प्रविधि मेरी क्या क्या रहेगी पढ़ाने के लिए, उसका वितरण करता है वो, कि पहले मैं किस शिक्षण विधि का प्रयोग करूंगा, उसके बाद किस शिक्षण विधि का प्रयोग करूंगा, कौन से पॉइंट को मैं किस विधि के द्वारा या किस युक्ति के द्वारा बताऊंगा। तो अलग अलग पॉइंट के लिए उन्हें वितरित करता है कि संज्ञा की परिभाषा मैं व्याख्यान विधि के द्वारा दूंगा, उदाहरणों के बारे में मैं शामपट विधि, ब्लैक बोर्ड मेथड के द्वारा बताऊंगा। इस तरह से एक टीचर वितरण करता है कि मैं क्या जो स्टेप करूंगा पढ़ाने में, जो ये सब क्रियाएं करूंगा, ये सब क्रियाएं किस किस विधि के द्वारा करूंगा। यहाँ पर तो वो उन विधियों का चुनाव करता है और यहाँ पर वो उन विधियों का बंटवारा करता है, पहले कौन सी फिर कौन सी फिर कौन सी, उन्हें स्टेप वाइज लगाता है। ठीक है, ये होता है हमारा शिक्षण की पूर्व क्रियावस्था। अब शिक्षण की उत्तर क्रियावस्था की बात कर लेते हैं, नहीं अंत क्रिया की। पूर्व क्रियावस्था के बाद हमारी दूसरी अवस्था होती है अंत क्रियावस्था। अंत क्रियावस्था में वे सब क्रियाएं आती हैं एक टीचर जो क्लासरूम में आने के बाद करता है। जो भी क्रियाएं क्लासरूम में आने के बाद करता है टीचर, वे सब उसकी अंत क्रिया अवस्था में ही आती हैं। शिक्षण की इस अवस्था में वे सब व्यवहार व क्रियाएं आती हैं जिनका उपयोग एक शिक्षक कक्ष में करता है। क्लासरूम में आने के बाद टीचर जो भी काम करेगा वो सब अंत क्रिया में आएगा। ये सभी कार्य किसी छात्र को पढ़ाने या वांछित अनुभव प्रदान करते समय किए जाते हैं। इस अवस्था में शिक्षक और छात्र आमने सामने होते हैं। शिक्षक छात्रों को विभिन्न तथ्यों का ज्ञान कराता है और शिक्षक और छात्रों के बीच में अंतःक्रिया होती रहती है। मतलब टीचर क्लासरूम में आने के बाद जो बच्चों को पढ़ाता है वो सब काम हमारे अंतःक्रिया अवस्था में आएंगे। अब अंतःक्रिया अवस्था में एक टीचर ये सब काम करता है, ये सब क्रियाएं करता है। पहली क्रिया कौन सी, कक्षा के आकार की अनुभूति। जैसे टीचर क्लासरूम में आता है, सरसरी निगाह से वो पूरी कक्षा को देखता है, पूरी कक्षा के बारे में अपना एक दृष्टिकोण बनाना चाहता है टीचर की। इस क्लास में अलग अलग तरह के जो बच्चे बैठे हुए हैं अलग अलग जगह पर, उनकी क्या रुचि क्या प्रकृति हो सकती है, या बच्चों के बारे में आइडिया लगाता है किस तरह के बच्चे कहाँ पर बैठे हुए हैं। सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं चश्मे पहने हुए, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर देगा। जो ये पीछे लड़की बैठी हुई है गुस्से में, ये मेरे साथ अजीब अजीब क्वेश्चन करेगी, मुझे परेशान करेगी। तो सरसरी निगाह से टीचर देखता है और क्लास का एक ओवरव्यू सा लेता है, किस तरह के बच्चे कहाँ बैठे हुए हैं, कौन से बच्चे क्लास में समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, या जिन बच्चों को सीखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वे कहाँ पर बैठे हुए हैं, और जो बच्चे सीखने में आगे रहते हैं वे कहाँ पर बैठे हुए हैं। हल्का सा एक क्लास की निगाह मारता है। तो ऐसे ही बच्चे भी निगाह मारते हैं टीचर के पहनावा और मूड वगैरह को देखकर अंदाजा लगाते हैं बच्चे भी कि आज टीचर का मूड कैसा है, अच्छे से पढ़ाएगा या आज पिटाई लगाएगा हमारी आके। ये सब होता है इसमें कक्षा के आकार की अनुभूति में। नेक्स्ट है छात्रों का निदान। उसके बाद टीचर क्या करता है, कुछ क्वेश्चन आंसर वगैरह करता है बच्चों से और ये सब चीजें क्लियर करता है। कौन कौन सी, बच्चों की रुचि क्या है, आयु तो उसके सामने है ही, आयु कितनी है, बच्चों की रुचि क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, पूर्व ज्ञान क्या है, किस किस टॉपिक में उन्हें समस्या है, जो चीज मैं पढ़ाने वाला हूँ उस चीज के बारे में, उस टॉपिक के बारे में बच्चों को कितना ज्ञान है। निदान का मतलब डायग्नोस करना, पता लगाना। तो बच्चों की समस्याएं या बच्चों के वर्तमान नॉलेज, पूर्व ज्ञान, उन सब का एक टीचर पता लगाता है कि बच्चों की रुचि क्या है। मैं संज्ञा पढ़ाने वाला हूँ, क्या बच्चों की संज्ञा में रुचि है, या जो चीज़ मैं पढ़ाने वाला हूँ वो बच्चों ने पहले ही सेल्फ स्टडी कर ली है। तो बच्चों के उनके पूर्व ज्ञान वगैरह का यहाँ पर वो पता लगाता है, उनकी समस्या का, रुचि का, योग्यता का, क्षमता का, पूर्व ज्ञान का, इंटरेस्ट का, इन सब चीज़ों का एक टीचर यहाँ पर पता लगाता है। नेक्स्ट होता है क्रिया और प्रतिक्रिया।
क्रिया तथा प्रतिक्रिया, इसमें क्या होता है, एक टीचर पढ़ाता है, यहाँ पर वो उसका पढ़ाने का काम शुरू हो जाता है। अब पढ़ाते टाइम भी टीचर ये सब काम करता है, उद्दीपकों का चुनाव करता है। टाइम टाइम पर एक टीचर को क्या करना होता है, बच्चों को मोटिवेट करना होता है। तो मोटिवेट करने के लिए उसे उद्दीपकों का चुनाव करना होता है कि इस तरह के बच्चे हैं, इनकी रुचि ये है, तो मोटिवेट करने के लिए मैं कौन से उद्दीपक लूंगा, उन्हें तुरंत चुनता है वो। जैसे बच्चों की रुचि अगर नौकरी लगाने में है, नौकरी लगा के पढ़ के उनकी नौकरी करनी है, तो टीचर कहेगा कि इंग्लिश पढ़ लो, संज्ञा पढ़ लो, ग्रामर आप पे आ जाएगी तो इंग्लिश बोलने लगोगे, किसी भी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। तो इस तरह से हम मोटिवेट करते हैं। तो मोटिवेट करने के जो हमारे उद्दीपक होते हैं उनका चुनाव करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर उनका प्रस्तुतिकरण करते हैं। चुनाव करने के बाद उन्हें छात्रों पर प्रसारित करते हो, छात्रों को बताते हैं अगर आप ये 10 क्वेश्चन करेंगे तो मैं टॉफी दूंगा, या फिर शाबाश कहूँगा। अगर जो बच्चा पढ़ेगा या संज्ञा की परिभाषा मुझे सुनाएगा, एक हफ्ते बाद टेस्ट है उसमें, तो मैं क्या करूँगा, अच्छे नंबर दूंगा उसे। वे नंबर आपके एग्जामिनेशन में, इंटरनल एग्जामिनेशन में जुड़ेंगे। तो इस तरह से हम मोटिवेट करते हैं। यहाँ पर मोटिवेट करने की विधियों का चुनाव करते हैं और उन विधियों को बच्चों पर प्रसारित करते हैं। यहाँ पर तीसरा है बच्चों को फीडबैक देते हैं और उन्हें पुनर्बलन कर देते हैं। रीइंफोर्समेंट और फीडबैक दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों चीजें हम बच्चों को प्रदान करते हैं। फीडबैक क्या होता है, बच्चे जो काम कर रहे हैं उन्हें उस काम के बारे में बताना कि आप ऐसा काम कर रहे हैं, आपकी प्रगति ऐसी चल रही है, खराब चल रही है तो खराब बताना, सही चल रही है तो सही बताना। फीडबैक के बारे में तो आप जानते होंगे, पृष्ठ पोषण को हम फीडबैक बोलते हैं। आपने अमेजोन से कोई एक आइटम मंगाया, फिर आप फीडबैक देते हैं, अच्छा है तो अच्छा बताते हैं, खराब है तो खराब बताते हैं। तो बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर उन्हें पढ़ा रहा है, तो टीचर टाइम टाइम पर बच्चों को फीडबैक भी देता है। अरे गधो, तुम्हारे तो अभी तक संज्ञा की परिभाषा भी याद नहीं है, कितने 4 बार मैं संज्ञा बता चुका हूँ, तुम्हें संज्ञा समझ में नहीं आ रहा है। तो जो अगर इनकी प्रोग्रेस अच्छी चल रही है तो टीचर बताते हैं कि आपकी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी चल रही है, दूसरी क्लास वाले तो अभी उस टॉपिक पर ही पढ़े हुए हैं, आपको मैंने 4 बार संज्ञा के बारे में बताया, आपने सबने अच्छे से समझ लिया। तो फीडबैक। पुनर्बलन क्या होता है, जब भी बच्चे कुछ काम करते हैं उसके बाद हम उन्हें पुनर्बलन देते हैं, शाबाश कह देते हैं, टॉफी दे देते हैं, उसके अलावा मुस्कुरा देते हैं। अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर सही दे दिया तो हम मुस्कुरा देते हैं, शाबाश कह देते हैं। अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर गलत दिया तो उसे डांट देते हैं हम। ये क्या है, पुनर्बलन। जब बच्चे कुछ काम करते हैं उस काम के बाद टीचर बच्चों को पुनर्बलन देता है। टीचर के पुनर्बलन देने का उद्देश्य ये होता है कि बच्चे वांछित क्रियाएं करें, अवांछित क्रियाओं को तो छोड़ दे, वांछित क्रियाएं करें, तो टीचर पुनर्बलन भी देता है। नेक्स्ट हमारा शिक्षण युक्तियों का विस्तार। शिक्षण युक्तियों के विस्तार से मतलब है जो प्लानिंग वो करके आया था ना कि मैं ये टीचिंग मेथड का यूज करके बच्चों को पढ़ाऊंगा और इस टाइम पर ये मेथड यूज करूंगा, पहले ये फिर ये फिर ये, तो यहाँ पर वो सब काम करता है टीचर। मतलब यहाँ पर पढ़ाता है और पढ़ाते टाइम ये सब काम टीचर को करने होते हैं, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। समझ में आ गई ना बात, बाद में एक बार और डिस्कस कर लेंगे हम लास्ट में से। नेक्स्ट है शिक्षण की उत्तर क्रियावस्था। इस क्रियावस्था में क्या होता है, इस अवस्था में टीचर क्या करता है, पढ़ाने के बाद आता है। जब टीचर का पढ़ाना खत्म हो गया, पढ़ाने के बाद ये क्रियावस्था जो हमारी उत्तर क्रियावस्था है ये शुरू हो जाती है। इसमें टीचर ये सोचता है कि मैंने बच्चों को जो पढ़ाया है वो बच्चों ने कितना सीख लिया है। टीचर पता लगाना चाहता है, वो ये चाहता है पता करना टीचर कि मेरा पढ़ाया हुआ कितना सफल रहा है। तो इसके लिए टीचर बच्चों का एक छोटा सा टेस्ट ले सकता है, अगले दिन भी ले सकता है, आकर वो हफ्ते में भी ले सकता है, या उसी दिन भी ले सकता है, या कुछ क्वेश्चन आंसर कर सकता है। क्लास में खड़ा हुआ है तो उस खुद से ही उसने वर्बली कुछ क्वेश्चन आंसर कर लिए, तो ये भी हमारी उत्तर क्रियावस्था में ही आ जाएगा। तो पढ़ाने के बाद जो टीचर बच्चों का मूल्यांकन करता है, ये जानने के लिए बच्चों के व्यवहार में कितने परिवर्तन हुए, बच्चों ने कितनी नॉलेज प्राप्त कर ली, मेरा पढ़ाया हुआ कितना सफल हुआ, वो सब कार्य उसके उत्तर क्रियावस्था में आ जाएंगे। जब शिक्षक अपना शिक्षण कार्य समाप्त कर लेता है तो वो ये जानना चाहता है कि जो कुछ उसने पढ़ाया है उसका छात्रों पर क्या प्रभाव हुआ है, छात्रों के व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं, शैक्षिक उद्देश्यों की किस स्तर तक प्राप्ति हो गई है। यह सब जानने के लिए शिक्षक बच्चों का मूल्यांकन करता है, और ये बच्चों का जो मूल्यांकन करता है वही हमारा उत्तर क्रियावस्था में आता है। इस मूल्यांकन के द्वारा टीचर को उसकी सफलता के बारे में पता चलता है और वो भविष्य के बारे में रणनीतियां भी बनाता है कि आगे मैं बच्चों को ऐसे पढ़ाऊंगा। इस अवस्था में एक शिक्षक क्या करता है, ये सब काम करता है। पहला तो व्यवहार परिवर्तन की वास्तविक परिभाषा लिखेगा, पेपर पर वो परिभाषा लिखेगा वास्तविक रूप से व्यवहार परिवर्तन की। देखो इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चे संज्ञा की परिभाषा जान सकेंगे, इस तरह से लिखेगा वो, संज्ञा के अर्थ को बता सकेंगे। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बच्चे संज्ञा का अर्थ बताने के योग्य होंगे,
बच्चे संज्ञा का अर्थ बता सकते हैं, किसी भी शब्द में लिख सकते हैं। व्यवहारिक रूप में उद्देश्य लिखने के हमारे काफ़ी तरीके हैं। बच्चे इस काम को कर सकेंगे, या बच्चे इस काम को कर सकते हैं, या बच्चे इस काम को करने के योग्य हैं, कैसे भी लिख सकते हैं हम व्यवहारिक रूप में। अगर हमारा टॉपिक संज्ञा है तो हम एक टीचर क्या करेगा, इस तरह से अपने व्यवहारिक उद्देश्य लिखेगा। बच्चे संज्ञा की परिभाषा स्पष्ट रूप से दे सकते हैं, बच्चे संज्ञा के विभेदों को बता सकते हैं, बच्चे संज्ञा की पहचान कर सकते हैं किसी भी वाक्य में, बच्चे संज्ञा और विशेषण में अंतर कर सकते हैं, या बच्चे वाक्य में संज्ञा के कौन सा प्रकार प्रयोग हुआ है उसे बता सकते हैं। इस तरह से वो व्यवहारिक रूप में उद्देश्यों को लिखेगा। उसके बाद वो मूल्यांकन की विधियों का चयन करेगा कि मैं बच्चों का मूल्यांकन कैसे करूंगा, मौखिक रूप से करूंगा, लिखित रूप से करूंगा, कितने टाइम के लिए करूंगा, वो सब डिसीजन लेगा। फिर बच्चों का टेस्ट लेगा वो, और उसके बाद भविष्य के लिए योजनाएं बनाएगा। टेस्ट के जो परिणाम मिले हैं उससे भविष्य के लिए योजनाएं बनाएगा कि मैं आगे फ्यूचर में बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा। तो ये हमारे शिक्षण की अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। देखो, पूर्व क्रिया अवस्था, अंत्य क्रिया अवस्था, उत्तर क्रिया अवस्था। पूर्व क्रिया अवस्था में तो पढ़ाने की प्लानिंग करता है, अंत्य क्रिया अवस्था में पढ़ाता है, और उत्तर क्रिया अवस्था में बच्चों का मूल्यांकन करता है, टेस्ट वगैरह लेता है, ये जानने के लिए उसका पढ़ाया हुआ कितना सफल हुआ। आई बात समझ में? इसमें हम क्या करते हैं, शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, कौन कौन से उद्देश्य रहेंगे। इसमें हम अपने टॉपिक को चुनते हैं, क्या टॉपिक हम बच्चों को पढ़ाएंगे। इसमें हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसे सीक्वेंस में लगाते हैं कि पहले इसमें क्या पढ़ाऊंगा, फिर क्या, फिर क्या। यहाँ पर हम शिक्षण विधियों वगैरह को चुनते हैं, कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करके मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। यहाँ पर हम उन विधियों को सीक्वेंस में लगाते हैं, पहले कौन सी विधि का प्रयोग करूंगा, फिर कौन सी, फिर कौन सी का। तो ये सब काम हमारे पूर्व क्रिया में हो जाएंगे। अंत्य क्रिया में क्या होगा, पहला कक्षा को सरसरी निगाह से देखेंगे, हम अंदाजा लगाएंगे इंटेलिजेंट बच्चे कहाँ पर हैं, कैसे कहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कक्षा के बारे में एक अनुभूति करें, कितने बच्चे आए हुए हैं, हद से ज़्यादा आए हुए हैं आज, या बहुत बच्चों ने छुट्टी लगाई हुई है। तो कक्षा को फील करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बच्चों के निदान करेंगे, डायग्नोस करेंगे, उनकी समस्याएं क्या हो सकती है, उनकी रुचि क्या है, बुद्धि क्या है, योग्यता क्या है, उनकी अक्षमता क्या है, इस टॉपिक के बारे में उनकी प्रीवियस नॉलेज कितनी है, करंट नॉलेज बच्चों कितनी है, अलग अलग चीज़ों के बारे में, उस सब का पता लगाएंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे यहाँ पर हम बच्चों से कुछ। उसके बाद क्रिया प्रतिक्रिया होगी, मतलब हम बच्चों को पढ़ाएंगे, उद्दीपकों का मोटिवेशन करने के लिए चीज़ों का चयन करेंगे, उन्हें प्रदान करेंगे, पुनर्बलन देंगे, और शिक्षण युक्तियाँ वगैरह जो हमने यहाँ पर चयन किया था उन्हें यहाँ पर प्रसारित करेंगे, विस्तार करेंगे उनका बच्चों पर। उसके बाद उत्तर क्रिया में हम क्या करेंगे, यहाँ पर उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखेंगे। कि उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने से मतलब होता है कि पाठ को पढ़ाने के बाद बच्चों के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन हो जाएगा, बच्चे की नॉलेज कितनी हो जाएगी, वो लिखते हैं हम। कि बच्चों को संज्ञा का ज्ञान हो जाएगा, संज्ञा की परिभाषा बता सकते हैं, संज्ञा का अर्थ बता सकते हैं बच्चे, इस तरह से। उसके बाद मूल्यांकन की तकनीकों का चयन करते हैं और मूल्यांकन करते हैं, और लास्ट में हम भविष्य की तैयारी करते हैं कि भविष्य में अब हम ये योजनाएं बनाएंगे, आज मैंने जो पढ़ाया है उससे ये फायदा हुआ है, ये नहीं हो सका तो भविष्य में मैं इस चीज को भी पढ़ाऊंगा, ऐसे ऐसे करते हैं। तो ये आज का हमारा पार्ट था, आज का हमारा टॉपिक था। आई होप इसे आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी जो नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।